हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सुनीत संगई और आज का हमारा टॉपिक है एसेट एलोकेशन और शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को कैसे मैनेज करनी होती है। ये दो चीज़ें जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है और इसी को कवर करते हुए आज मैं आंसर करूंगा कि आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि यूट्यूब आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियोस रेकमेंड करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कोरा पे रिसेंटली किसी ने मुझसे सवाल पूछा था और उसका सवाल था कि आई एम 23 years old. I recently joined my first job with a salary of 65,000 per month in Bangalore. My monthly expenses are around 20,000. How should I invest the remaining money for a better future? तो इस सवाल की बात करें तो ये सवाल में हो सकता है कि आपका सिनेरियो बिल्कुल सेम टू सेम नहीं हो। आपकी एज या तो 23 years old ना हो, न तो आपकी इनकम जो है डिफरेंट हो सकती है, आपकी सेविंग्स डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मोर और लेस इसमें अप्रोच जो मैं बताऊंगा ये अप्रोच काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये अप्रोच शायद आपके लिए भी बेनिफिशियल हो। तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं इस सवाल के साथ। तो इसने कई सारी चीज़ें बताई नहीं, जैसे कि क्या वो पोस्ट ग्रेजुएशन कंसिडर कर रहा है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर वो आने वाले टाइम में करना चाह रहा होगा तो उसका एक शॉर्ट टर्म गोल हो जाता है जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग जो है डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद है कि क्या उसके पेरेंट्स रिटायर करने वाले हैं अगले 2 साल 3 साल में, तो अगेन उस केस में उसकी प्लानिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। और काफ़ी लोगों के केस में ऐसा भी होता है कि उनको अपने वेडिंग के लिए भी एक कॉर्पस जमा करना होता है, तो वैसा कोई लाइबिलिटी उसके ऊपर है कि नहीं है। ये 3 सवाल जो है उसने क्लियरली बताए नहीं, जो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। बट हम ये मान के चलते हैं कि ये जो 3 सवाल है ये शायद उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है और इसीलिए उसने मेंशन भी नहीं किया। यूजुअली वेडिंग का ऐसा होता है कि अगले 5 साल में अगर कोई वेडिंग का प्लानिंग नहीं कर रहा है तो वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है या उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करता है। तो ये मान के चलते हैं कि ये तीनों चीज़ें अगले 5 साल के लिए उसके लिए नहीं है। जैसा मैंने पहले भी अपने कई सारे वीडियोस में बोला है कि टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड, ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस में क्योंकि वो जॉब में है तो सुपर टॉपअप इंश्योरेंस आपका होना चाहिए, न कि बेस प्लान। और इसके बारे में मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस के वीडियो में भी डिटेल लेवल पे बताया था, आप चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो। और कमिंग टू मेन क्वेश्चन, तो आज हम डिस्कस करेंगे एसेट एलोकेशन के बारे में। तो एसेट एलोकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो दो चीजें हैं, एक तो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी। मेरा कहना यह है कि इक्विटी मार्केट जो है बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट लग रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इक्विटी मार्केट में रिस्क नहीं है, वोलेटिलिटी है, और इसी वोलेटिलिटी को हम रिस्क कह देते हैं। और वहीं अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म ड्रॉडाउन्स जो है, जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन्स होते हैं, वो ड्रॉडाउन्स आप कितना हद तक एक्सेप्ट कर सकते हो। क्या आप 30% ड्रॉडाउन्स कंफर्टेबल हो, 15%, 10%, 5%, आप किस तरह की वोलेटिलिटी और मैक्सिमम ड्रॉडाउन शॉर्ट टर्म में एक्सेप्ट करने को तैयार हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट बिहेवियरल मैनेजमेंट, और आप कितना अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, अपने आप को मैनेज कर सकते हो। जब आपका पोर्टफोलियो जो है -20, -30% होगा तो आप किस लेवल के ड्रॉडाउन्स को कंफर्टेबल हो, उसी हिसाब से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग होती है और एसेट एलोकेशन उसी हिसाब से डिसाइड होता है। और आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं 5 म्यूचुअल फंड्स अलग अलग कैटेगरी के, उनके रिटर्न्स और मैक्सिमम ड्रॉडाउन्स की बात करूंगा। तो सबसे पहले लार्ज एंड मिड कैप का बहुत ही अच्छा फंड है मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, जो 2010 में लॉन्च हुआ था। और इसकी मैक्सिमम ड्रॉडाउन देखें तो 1 ईयर की रोलिंग, 3 इयर्स और 5 इयर्स, ये 3 रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे हमने देखा तो 25% के मैक्सिमम ड्रॉडाउन्स रहे हैं। यानी आपने अगर 100 रुपीज इसमें लगाए होते तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये 75 रुपीज हो गया होता। तो ये जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन्स है, इससे आपको दिखता है कि कितना ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगा और इस चीज को आप शॉर्ट टर्म में एक्सेप्ट कर सकते हो क्या। और वहीं अगर हम देखें 3 इयर्स और 5 इयर्स में, तो ये जो ड्रॉडाउन्स है ये बहुत ज्यादा नेगेटिव या मोस्टली पॉजिटिव ही रहे हैं। तो इसलिए आपके शॉर्ट टर्म में ये जो वोलेटिलिटी रहती है इसको आप कितना अच्छे से एक्सेप्ट कर सकते हो। और वहीं अगले फंड की बात करें तो लार्ज कैप कैटेगरी का एक्सिस ब्लू चिप है, और ये भी 2010 से यानी ऑलमोस्ट 11 साल की डेटा है। और यहाँ पे हम देखें तो -22% के ड्रॉडाउन्स रहे हैं, तो 22% के नेगेटिव रिटर्न शॉर्ट टर्म में रह सकते हैं। और वहीं अगले फंड की बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप, जो 2009 का फंड है और ये स्मॉल एंड मिड कैप का फंड है, और इसको अगर हम देखें तो -24% के ड्रॉडाउन्स है। अगेन इस तरह की वोलेटिलिटी रहती है। और अगले फंड की बात करें तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड की, तो ये अगेन 2010 का फंड है और इसकी देखें तो शॉर्ट टर्म में -10% के आसपास की ड्रॉडाउन है 1 ईयर के रोलिंग रिटर्न में। और वहीं 3 इयर्स की बात करें तो -35% के रिटर्न है। तो इस तरह की वोलेटिलिटी रहती है स्मॉल कैप में। तो अगेन स्मॉल कैप बहुत हाई वोलेटाइल वाला सेगमेंट है और इसमें -35% की वोलेटिलिटी है। और वहीं अगले फंड की बात करें तो मेरा ही टैक्स सेवर फंड, तो इस फंड की जब हम बात कर रहे हैं तो ये टैक्स सेवर या ईएलएसएस कैटेगरी का फंड है और इसकी मैक्सिमम ड्रॉडाउन्स देखें तो -26% के 1 साल के रोलिंग रिटर्न पे। तो आपको एक
मैक्सिमम ड्रॉडाउन से अब आने वाले स्लाइड में भी हम देखेंगे किस तरीके से आपको एसेट एलोकेशन करना चाहिए। और इसके अलावा इक्विटी मार्केट छोड़ के एक और एसेट क्लास है जो है गोल्ड। तो गोल्ड की जब हम बात करें तो गोल्ड जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि काफी लोग को लगता है कि इक्विटी मार्केट का एक बहुत ही अच्छा हेजिंग टूल है गोल्ड या एसेट क्लास है गोल्ड। बट मुझे लगता है कि जब आप गवर्नमेंट पे ट्रस्ट ना करो या तो आपको अपनी कंट्री पे डाउट होती है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे, वहां पे जो है गोल्ड बहुत अच्छा हेजिंग एक्ट करता है। और इसके साथ मैं एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन दिखाऊं, अगर इक्विटी मार्केट देखो आप नेगेटिव जब गया है तो गोल्ड ऊपर गया है, और वहीं इस टाइम पे अगर हम देखें तो जब इक्विटी मार्केट नीचे गया था तो अगेन गोल्ड ऊपर गया था। और ये वाला फेज की हम बात करें तो जहां इक्विटी मार्केट नीचे गया था तो गोल्ड मोर और लेस स्टेबल था और उसके बाद जल्दी रिकवर किया था। और वहीं कोविड के नेगेटिव रिटर्न्स के टाइम पे भी अगर हम देखें इक्विटी मार्केट के तो उस टाइम पे भी गोल्ड जो है ऊपर गया था। तो आप देख सकते हो कि इक्विटी मार्केट के काफी कॉन्ट्रा प्ले करता है, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि इक्विटी मार्केट का हेजिंग बहुत अच्छा हेजिंग गोल्ड नहीं है, रादर ये गवर्नमेंट का हेजिंग आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि कंट्रीज लाइक वेनेजुएला जहां पे गवर्नमेंट जो है क्रिपल कर गई, तो वैसे सिनेरियो में जो है गोल्ड बहुत अच्छा हेजिंग होता है। और वहीं अगर हम रोलिंग रिटर्न्स पे भी देखें तो 20% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए गोल्ड ने। बट इसमें सबसे मुझे कम पसंद आने वाली चीज आपको मैं दिखाऊं तो ये 2010 से मैंने डेटा देखा तो इसके मीडियन रिटर्न्स 2% के आसपास है। तो इस वजह से जो है मुझे गोल्ड पे बहुत ज्यादा रिटर्न्स के पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छा नहीं लगता है। और रादर इक्विटी मार्केट का बहुत अच्छा हेजिंग जो मुझे लगता है वो है डेट फंड। तो डेट फंड की जब हम बात करें तो डेट फंड जो है आप देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया है एचडीएफसी लो ड्यूरेशन फंड का 2099 से इसका डेटा है। और 99 से अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 22-23 साल की डेटा है। और यहाँ पे हम देखें तो कंसिस्टेंटली इसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। थोड़े बहुत जो ड्रॉडाउन्स आप देख रहे हो इसको भी हम देखेंगे कितने ये ड्रॉडाउन्स दिख रहे हैं जो। और ये ड्रॉडाउन्स को अगर हम देखें यहाँ पे तो वर्स्ट परफॉर्मेंस में मैं देख रहा हूँ तो -1% के रिटर्न है मंथली लेवल पे, और ईयरली लेवल पे देखें तो 3.73 इज द वर्स्ट परफॉर्मेंस। तो आपको मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जो फंड है लो ड्यूरेशन फंड, इसके बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं रहती है और मोस्टली आपको हर साल अच्छे पॉजिटिव रिटर्न्स दिखते हैं। और यहाँ पे आपको अच्छे से बहुत ज्यादा इक्विटी मार्केट जैसे रिटर्न्स नहीं दिखेंगे। आप देखो 6% से ऊपर के ही रिटर्न्स दिखे हैं 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में। तो यहाँ पे आप 6% के इंटरेस्ट रेट मान सकते हो इसमें, या 6% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें। तो आज हम डिस्कस करेंगे मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड को, क्योंकि ईएलएसएस कैटेगरी में हर कोई इन्वेस्ट करता है। तो इनफैक्ट 80C के अंडर जो 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलता है उसमें सबसे अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करने का होता है ईएलएसएस के थ्रू। तो ईएलएसएस जो है क्योंकि हर कोई इन्वेस्ट करता है तो इसी का मैं एग्जांपल लेते हुए आपको एक एसेट एलोकेशन दिखा रहा हूं। और इस तरह की चीजों से आपको सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से आपको एसेट एलोकेशन करना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम देखें तो -26% के ड्रॉडाउन है, और इसी के बेसिस पे अगर हम देखें तो इक्विटी मार्केट में मान लीजिए कि 26% के ड्रॉडाउन है, क्योंकि आप मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड को कंसिडर कर रहे हो। और वहीं हम इक्विटी मार्केट के रिटर्न्स को 15% कंसीडर करते हैं। हालांकि मैं आपको जितने भी अभी तक जो फंड दिखाए इसके लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स 15% के ऊपर ही रहे हैं। और यहीं अगर हम डेट फंड की बात करें तो इसको हम कंसीडर करेंगे कि आप लो ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे 0% की वॉलेटिलिटी रहती है। और वहीं अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 6% के रिटर्न्स हम कंसीडर कर रहे हैं। तो आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव हो या आपका कितना कंफर्ट है मैक्सिमम ड्रॉडाउन्स पे। अब मान लो कि आप 5% से ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो ड्रॉडाउन्स पे, मान लो अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो आप 95 रुपीज से नीचे आप अपना पोर्टफोलियो को देखने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो इसलिए आपको उस हिसाब से एलोकेशन लेना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं मैक्सिमम ड्रॉडाउन आपका एसेट एलोकेशन डिसाइड करता है, और एसेट एलोकेशन से आपको पता चलता है कि किस तरीके से आपके अपने फंड को या अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना चाहिए। और 20-80 का अगर आप रेशियो रखते हो तो आपका ये जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो 5% हो जाएगा। लेकिन रिटर्न्स में फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। रिटर्न्स जो आपके 7.8% के रहेंगे, और 7.8% के रिटर्न्स मतलब लगभग आप इन्फ्लेशन जैसा ही आपके रिटर्न्स रह रहे हैं। और वहीं अगर आप 10% तक अपना पोर्टफोलियो को नेगेटिव देखने को तैयार हो शॉर्ट टर्म में, मान लो कि ₹100 इन्वेस्टेड जो है 90 रुपीज तक आ जाए, इस तरह के पोर्टफोलियो लेवल पे भी आप कंफर्टेबल हो तो आपको 40-60 का रेशियो लेना चाहिए अपने डेट और इक्विटी के हिसाब से। तो यानी 40% इन इक्विटी एंड 60% इन डेट। और इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये जो ड्रॉडाउन्स है, ये ड्रॉडाउन्स के हिसाब से आपको लगभग 10% के ड्रॉडाउन्स दिखेंगे। और वहीं रिटर्न्स की बात करें तो आपको ऑलमोस्ट 10% के आसपास के रिटर्न्स दिखेंगे। तो ये जो एलोकेशन है ये बेसिकली बहुत ज्यादा आई थिंक रिटायर्ड पर्सन के लिए ज्यादा कंफर्टेबल रेशियो है। हालांकि एसेट का जो साइज है, आपका कितना बड़ा पोर्टफोलियो है, इस हिसाब से भी आपको रिटायरमेंट का प्लानिंग करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी चाहिए पोस्ट रिटायरमेंट। तो वो कभी और मैं डिस्कस करूंगा। बट आज के समय में बात करें तो मैक्सिमम ड्रॉडाउन अगर आप 10% तक के कंफर्टेबल हो तो इस तरह का रेशियो आप रख सकते हो। वहीं अगर आपका
मैक्सिमम ड्रॉडाउन आप 15% तक के कंफर्टेबल हो सकते हो, यानी 100 रुपीज को आप शॉर्ट टर्म में 85 रुपीज तक भी देख सकते हो कंफर्टेबल हो। तो आपको फिर 60-40 तक का रेशियो आपको देखना चाहिए। और वही 60-40 का रेशियो की हम बात कर रहे हैं तो 60-40 रेशियो में आपके लगभग 15% के ड्रॉडाउन रहेंगे। और वही रिटर्न्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 11.5% के लॉन्ग टर्म में आप रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वहीं आप मान लो कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन 20% तक के आप कंफर्टेबल हो, यानी 100 रुपीज इन्वेस्टेड कैन बिकम 79 रुपीज तक भी तो आप कंफर्टेबल हो। और ऐसा कुछ नहीं है कि मान लो कि आपने 100 रुपीज लगाए तो वो 79 तक ही जाएगा, ये पास्ट डेटा है और जरूरी नहीं कि आने वाले टाइम में 79 तक का ही ड्रॉ डाउन होगा अगर आप 80-20 का रेशियो रखते हो तो। रेदर ये एक आइडिया देता है आपको, ये 79 की जगह 75 या 74 हो सकता है, लेकिन ये एक रफ आइडिया देता है आपको। और रफ आइडिया के हिसाब से हम देखें तो 80-20 का आप रेशियो रखोगे तो आपके मैक्सिमम ड्रॉ डाउन मोस्टली 20-21% तक के होने चाहिए यूजुअली, जो पास्ट डेटा सजेस्ट कर रहा है। और वहीं आप रिटर्न्स की बात करो तो ऑलमोस्ट 13% के रिटर्न्स आप लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और वहीं मान लीजिए कि आप 100% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो आप मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो है वो 26% तक के हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो मैं 26% बोल रहा हूँ तो ये मेरे ऐसे टैक्सेबल फंड के लिए बोल रहा हूँ या ईएलएसएस कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ। वहीं अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो तो और ज़्यादा मैक्सिमम ड्रॉडाउन हो सकते हैं, या फिर आप बहुत अग्रेसिव अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी होगी, मान लो कि आप मोमेंटम स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो या कुछ और स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो तो वहाँ पे ड्रॉडाउन जो है बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। बट जो भी आप अपना स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे उस हिसाब से वो ड्रॉडाउन शॉर्ट टर्म में हो सकते हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म में अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है या आप अच्छे फंड सिलेक्ट कर रहे हो तो आपके रिटर्न्स जो है वो काफ़ी अच्छे बन सकते हैं। आपको यूजुअली मुझे लगता है कि थोड़ी सी कंजर्वेटिव अप्रोच रखनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। तो 15% के रिटर्न्स आपको कंसिडर करना चाहिए, इससे ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म में। हालांकि आपको रिटर्न्स इससे बेटर ही मिलेंगे। तो जब मैं ये एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ तो इसमें कई सारे और भी चीजें होती हैं। आपका एज क्या है या आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, एसेट साइज क्या है, ये बहुत सारी चीजें होती है दैट गोज इनटू फाइनेंशियल प्लानिंग। बट ये एक इंपॉर्टेंट चीज लगा मुझे जो मैं डिस्कस करना चाहता था। और अगर आप चाहो तो प्लेलिस्ट में जाके म्यूचुअल फंड सीरीज में जाना आप, और इस म्यूचुअल फंड सीरीज में जितने भी म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस है वो सारे कवर्ड है। आप चाहो तो ये वीडियोस देख सकते हो। इसमें ईएलएसएस कैटेगरी का मैंने क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी किया था, आप चाहो तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी देख सकते हो। ये भी काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है जो आप देखने से आपको काफी अच्छा इंसाइट मिलेगा। इसके अलावा भी सारे कैटेगरीज, चाहे वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप या इंटरनेशनल फंड हो या ईएलएसएस हो, इंडेक्स फंड हो, इंडेक्स फंड वर्सेस एक्टिव म्यूचुअल फंड हो या एसबीआई के टॉप म्यूचुअल फंड हो, ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे म्यूचुअल फंड के मैंने ये कवर किए। आप चाहो तो ये सारी पूरी सीरीज देख सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग और इंसाइट मिलेगी आपको। तो जैसा हमने डिस्कस किया आज, एसेट एलोकेशन इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और इस एसेट एलोकेशन के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ये डिसाइड होता है आपकी वॉलेटिलिटी एक्सेप्ट करने की और ड्रॉडाउन्स को एक्सेप्ट करने की। मेरा कहना है कि इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशंस करो, तो इस हिसाब से आप डिसाइड करो कि आप इक्विटी में और डेट में कितना इन्वेस्ट करोगे और विद इन इक्विटी आप कौन से कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहोगे। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबिश इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।